हेलो फ्रेंड्स, हाउस यू ऑल। आई एम शहीम सिद्दीकी। आई होप आप सभी अपने घरों पे ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रैक्टिकल पॉइंट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का थंबनेल देखकर आपको ये पता ही चल गया होगा कि आज हम ट्रांसफॉर्मर का ओवरव्यू करेंगे। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत सिंपल एंड इजी टॉपिक है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का एक बहुत वाइड यूज है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, पावर सिस्टम में भी, प्रोटेक्शन सिस्टम में भी, जैसे कि स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर्स। सो आज मैं ट्रांसफॉर्मर आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, टाइप्स, ईएमएफ इक्वेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, हम इसमें ये सब एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है किसी भी पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए, ओरल वाइवास के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर आ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब इसमें कोई रोटेशनरी पार्ट नहीं होता। यहाँ आपके दो ट्रांसफॉर्मर दिखा रखे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये एक बेसिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक छोटा ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जैसे कि टीवी हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया, रेडियो हो गए, और ये आपका एक बड़ा ट्रांजिस्टर है जो कि आपके बड़े पावर स्टेशंस में, सब स्टेशंस में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। इसमें कंजर्वेटर टैंक, बक्कल्स, रिले और इसकी वाइंडिंग ऑयल इमर्ज्ड होती है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारे इंट्रोडक्शन की। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्टैटिक मतलब इसमें कोई रोटेशनरी पार्ट नहीं है, स्टेशनरी पार्ट होते हैं। स्टेशनरी पार्ट इन द सेंस दो कॉइल होती है और उन दो कॉइल वाउंड होती है एक कोर पर। और पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब ये किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से अपनी एनर्जी लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पस क्या है कि वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट को आउटपुट में, और ये हमेशा एसी सप्लाई पर ही काम करता है। अब ट्रांसफॉर्मर हमारी आउटपुट में स्टेप अप और स्टेप डाउन देता है, ये सब हमारी कॉइल्स पे डिपेंड करता है। जो ये कॉइल्स हैं, ये 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 सारी बातें इन पे डिपेंड करता है, इनके नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब इनमें दो या दो से ज्यादा कॉइल्स भी हो सकती हैं, जैसे हमें हमारी रिक्वायरमेंट हो। ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब ये यहाँ पे आपको एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर दिखा रखा है, जिसकी आपकी इनपुट आ रही है 230 वोल्ट एसी। 230 वोल्ट एसी हमारे जो घरों में आती है 50 हर्ट्ज पे, और आउटपुट जा रही है हमारी 12 वोल्ट एसी। मतलब ये हमारे स्टेप डाउन करके आउटपुट दे रहा है, मतलब इनपुट इंक्रीज वोल्टेज आ रही है, आउटपुट डिक्रीज वोल्टेज जा रही है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रांसफॉर्मर टाइप्स। ट्रांसफॉर्मर के हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वोल्टेज लेवल पे, मीडियम ऑफ कोर यूज्ड पे, कि हमारी कोर कौन सी यूज करी जा रही है उसमें, वाइंडिंग अरेंजमेंट पे, वाइंडिंग का किस टाइप का अरेंजमेंट है, इंस्टॉलेशन लोकेशन पे कि कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है, और प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की और 3 टाइप हैं, एज पर फेज के हिसाब से, कोर के हिसाब से, कोर की कंस्ट्रक्शन एक तरह से हम देखेंगे इसमें, और कूलिंग सिस्टम के हिसाब से। अब हम ट्रांसफॉर्मर के टाइप, सबसे पहला होता है वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल के हिसाब से हमारे दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हम एक ही ट्रांसफॉर्मर को एज अ स्टेप अप और एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज कर सकते हैं हम। स्टेप अप वो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो कि हमारे पावर जनरेटर्स में, पावर ग्रिड्स में, इन सब में यूज करते हैं, और इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज हमें इंक्रीज फॉर्म में मिलती है एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारा जो कि हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे लो वोल्टेज में, मतलब आउटपुट हमें इसकी लो वोल्टेज मिलती है। अब ये दूसरी टाइप्स है मीडियम ऑफ कोर यूज्ड। अब कोर हमारी कौन सी है, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर या आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर। एयर कोर ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कोई कोर नहीं है, हम ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग एक नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप पे लपेटते हैं, जिसके अंदर एयर फ्लो होती है, और फ्लक्स का लिंकेज उस एयर की मदद से होता है। और वहीं दूसरा है आयरन कोर। आयरन कोर तो हम सब जानते हैं नॉर्मली, जैसे कि अभी ऊपर डायग्राम में आपने देखा, आयरन कोर में क्या होता है, पतली पतली सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस होती हैं, एक तरह से पत्तियां होती हैं, उनका ही सारों को रिवेट करते हैं तो हमें आयरन कोर मिलती है।
दरअसल वो पतली पतली पत्तियां इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट लिंकेज पथ मतलब परफेक्ट पथ देती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। तीसरी है बेस्ड ऑन वाइंडिंग अरेंजमेंट। वाइंडिंग अरेंजमेंट में आपका एक बेसिक एग्जांपल है ऑटो ट्रांसफार्मर का, कि मतलब इसमें एक ही वाइंडिंग को हम एज अ प्राइमरी एंड एज अ सेकेंडरी यूज करते हैं। एक ही वाइंडिंग को हम इसमें टैप चेंजिंग यूज करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। अब बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन लोकेशन, बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन लोकेशन में पावर ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर होता है और प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर हमारा वो ट्रांसफार्मर है जिसको यूज किया जाता है पावर जनरेशन स्टेशंस में। मतलब अगर हम जनरेट कर रहे हैं पावर 11 केवी की, तो ये उसे स्टेप अप करेगा एक हाई वोल्टेज पे, जैसे 132 केवी पर, और फिर उसे ट्रांसमिट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेन ये पर्पज है कि वो जो सप्लाई आपके डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जाती है, ये आपकी 132 केवी को स्टेप डाउन करेगा पहले 11 केवी में, और फिर ये दोबारा उसे स्टेप डाउन करेगा 230 और 440 वोल्टेज पे। इसकी इंस्टॉलेशन और कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो ज्यादा आसान और ज्यादा हल्की होती है पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज कैरी करता है तो इसमें ज्यादा लॉसेज हो जाते हैं। मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज, करंट और पावर को मेजर करने में काम आते हैं। जैसे मान लो कोई डिवाइस है जो इन्हें मेजर करता है, उसमें हमने ये ट्रांसफार्मर लगा दिया। जैसे मान लो अब बहुत ज्यादा वोल्टेज है, इतना बड़ा अगर हम वोल्ट मीटर बनाएंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो हम इसके लिए मेजरमेंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं जो कि उस वोल्टेज को हमें मेजर करता है एज कंपेयर टू लो वोल्टेज। प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो कि प्रोटेक्शन पर्पस के लिए इंस्टॉल किया जाता है। जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जैसे कि आपके घरों में एसी लगा होता है, उसके ही साथ में एक स्टेबलाइजर लगा होता है। वो स्टेबलाइजर इसलिए लगा होता है ताकि कभी पीछे से आपकी सप्लाई कम ज्यादा होए, फ्लक्चुएट करे, तो वो स्टेबलाइजर एक कांस्टेंट वोल्टेज आपके एसी तक दे सकता है आगे। अब हमारे ट्रांसफार्मर ये 3 टाइप के भी होते हैं, फेज, कोर और कूलिंग सिस्टम। इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फेज आपको पता है, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज जैसे 230 वोल्ट्स को आपको स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप करता है। 3 फेज मतलब 440 वोल्ट को आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। कोर आपकी 2 टाइप की होती है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेसिकली आपके नॉर्मल कोर होती है 2 लिंब की, एक पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरे पे सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। वहीं अगर आप देखें शेल टाइप में, तो शेल टाइप में आपकी 3 लिंब होती है कोर की। कुछ ऐसा दिखने में होता है, जैसे मैंने ये टेम्परेरी पर्पस के लिए बता दिया। 3 लिंब होती है इनमें, साइड की 2 लिंब खाली रहती है और बीच की लिंब पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड होती है। अब चलते हैं थर्ड सिस्टम पे, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम एक होता है सेल्फ कूल्ड। सेल्फ कूल्ड वो सिस्टम होता है जो कि नेचुरली अपने आप ही कूल होता है, उसमें कोई हम कूलिंग मीडियम या फिर कोई चीज जैसे फैन हो गया या कोई कूलिंग मीडियम हो गया वो हम इंस्टॉल नहीं करते। एक होता है एयर कूल्ड। एयर कूल्ड में या तो हम फैन इंस्टॉल करते हैं, प्रेशराइज एयर करते हैं, या नेचुरल एयर कूलिंग का सेटअप लगाते हैं हम। और एक हो गई ऑयल कूल्ड। ऑयल कूल्ड में आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर दोनों ऑयल इमर्ज्ड होती है, ऑयल में डूबी हुई होती है, जिससे जब भी आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर हीट होती है, इंसुलेटिंग ऑयल उसे ठंडा कर देता है। लेकिन ये ऑयल की वजह से ये ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा गंदा दिखने में होता है, क्योंकि ऑयल की लीकेज हमेशा होती रहती है। सबसे साफ सिस्टम, सबसे टाइडी सिस्टम इसमें ये एयर कूल्ड सिस्टम होता है। और सेल्फ कूल्ड वाले सिस्टम की डिसएडवांटेज ये है कि ये ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। अब इस स्लाइड का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हाँ, ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग है। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वीपी मतलब वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी, और एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, एंड वीएस इज वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये बीच में है ट्रांसफार्मर कॉइल, और ये जो फाई का साइन है ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कर रहा है इस पथ पे, इस कोर पे। अब ये ट्रांसफार्मर के सिंबल दिखा रखे हैं, जिसमें ये कॉइल का साइन, बीच में मैग्नेटिक कोर दिखा रखी है, ये 2 लाइन सी जो दिख रही है, और लास्ट में दिखा रखी है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी कॉइल दिखा रखी है हमारी। ये भी ट्रांसफार्मर का साइन है। अब इसमें ये बातें वही हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, कि वीपी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी इनपुट वोल्टेज हो गई, वीएस सेकेंडरी वोल्टेज हो गई, आउटपुट वोल्टेज, एनएस नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, एंड एनपी नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, और फाई फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 2 कॉइल वाइंडिंग, इसमें 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। ये देखिए इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्टेड है, ये मैग्नेटिकली, क्योंकि इधर कोर पे लटकी है और फिर ये इधर मैग्नेटिकली बाउंड, ये मैग्नेटिकली लिंक हो रही है, उसके बाद ये दूसरी कॉइल पे जा रही है। अब इसमें मैग्नेटिक सर्किट होता है। मैग्नेटिक सर्किट इन द सेंस आपकी जो कोर होती है, आपकी जो कोर होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि आपका फ्लक्स फाई जो है इसी पाथ पे फ्लो करता है। अब कोर किस चीज़ की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर आपकी थिन लैमिनेशन स्टील शीट्स या सिलिकॉन स्टील शीट्स की बनी होती है। बहुत ही पतली स्टील की पत्तियों से आपकी लैमिनेशन बनी होती है और वो कई सारी पत्तियों को रिविट किया जाता है। अब हम पूरा एक कोर का मटेरियल स्टील ही क्यों नहीं ले लेते, पतली पतली पत्तियों में से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि पतली पत्तियां हमें कंटिन्यूस मैग्नेटिक पथ देती हैं और सिलिकॉन स्टील जो होता है उसमें लो हाइस्टेरेसिस लॉस होता है। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्टिकल पोजीशन, ये तो कोर के वर्टिकल सेक्शन को एक तरह से देखा जाए तो ये कोर का जो वर्टिकल सेक्शन है, ये कोर का जो वर्टिकल सेक्शन है इसे हम कहते हैं लिम्ब, और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ये वाला इसे हम कहते हैं योक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें मैग्नेटिक सर्किट तो हो गया हमारा कोर, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गई हमारी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि कॉपर के मटेरियल से बनी होती है। ये स्टेप डाउन और स्टेप अप वाली बात मैंने आपको ऊपर भी बताया और यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। अगर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेंगे सेकेंडरी से, तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगी, और सेकेंडरी में आउटपुट हमारी कम वोल्टेज इंड्यूस होगी तो हमें आउटपुट कम मिलेगी। तो इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जब हमारे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे तो हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हम इसे कहते हैं। जहां भी कोई आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछे तो छूटते सबसे पहले आपको यही कहना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल सा है। ये तो खैर थ्योरी का पार्ट हो गया है तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आपने प्राइमरी में आपकी वोल्टेज दी इनपुट वोल्टेज दी आपने 230 वोल्ट। अब आपकी इस वाइंडिंग में वो 230 वोल्ट गई और यहाँ आपके एक वोल्टेज इंड्यूस हुई या ईएमएफ इंड्यूस हुई, जिसकी वजह से आपके इस पोर्शन में कोर के मैग्नेटिक फ्लक्स बनना स्टार्ट हुआ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ लिंक होना और इस पथ पे चलते चलते ये हुआ सेकेंडरी से। अब आउटपुट मान लो आपको मिल रही है 12 वोल्ट एसी, तो यहाँ पे आपका ये स्टेप डाउन हुआ। यहाँ पे जब आपका ये फ्लक्स गया तो इसने ये सेकेंडरी वाइंडिंग से या सेकेंडरी कॉइल से एक लिंक बनाया अपना, और यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हुई इस वाइंडिंग में जो कि आपके आउटपुट में गई, कि यहाँ से आपका प्राइमरी इनपुट गया जिसने यहाँ ईएमएफ इंड्यूस किया और यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस करा, जो कि लिंक हुआ आपके कोर के थ्रू सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में फिर आपकी ईएमएफ इंड्यूस हुई और वो फिर आपको मिल गई आउटपुट में। ये होता है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन वैसे तो पूरी डेरिवेशन होती है, लेकिन यहाँ मैंने मेन आउटपुट जो डेरिवेशन की हमारी मेन इक्वेशन होती है वो लिख दी है प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए। तो ईएमएफ इक्वेशन E इज इक्वल टू 4.4 एफ फाई मैक्स इंटू में N1, जहाँ पे E हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है, 4.4 हमारी RMS वैल्यू होती है, RMS वैल्यू हमारी 1.1 होती है जिसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, F होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे T इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, फाई मैक्स हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है कि एक साइकिल में, एक AC की साइकिल में मैक्सिमम पोर्शन ये जाता है, तो ये है फाई मैक्स, और इनटू में N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को हम K से डिनोट करते हैं। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को हम हमेशा K से डिनोट करते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है। केस वन अगर हमारा N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं और N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग कम होते हैं,
तो हमारा के 1 से ग्रेटर होता है तो ये स्टेप अप की तरह काम करता है। और अगर हमारा N2 स्मॉल होता है N1 से तो हमारा के स्मॉल होता है 1 से, तो ये स्टेप डाउन की तरह काम करता है। मतलब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर हमारी 1 से बड़ी हो तो ये स्टेप अप होता है, और अगर 1 से छोटी हो तो ये स्टेप डाउन होता है। अब लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशनरी पार्ट नहीं होता तो इसमें कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होते। ट्रांसफार्मर में खाली इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं। अब मैकेनिकल लॉस कौन से होते हैं? विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस, लेकिन ये दोनों लॉस एब्सेंट होते हैं इसमें। हमारे ट्रांसफार्मर में होते हैं आयरन लॉस और कॉपर लॉस, जिसे हम कहते हैं कोर लॉस और आई स्क्वायर आर लॉस। अब हमारा लॉस क्या होता है? आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस। तो कोर लॉस या आयरन लॉस कौन से होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं, एडी करंट लॉस, हाई स्ट्रेसिस लॉस। ये हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोर हमारी किस मटेरियल से कंस्ट्रक्टेड है। हाई स्ट्रेसिस लॉस होते हैं हीट लॉस कोर में, कि जब ट्रांसफार्मर काम करेगा तो कोई भी चीज जब काम करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है, उसी हीट की वजह से जो लॉसेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाई स्ट्रेसिस लॉस। और एडी करंट लॉस हमारे वो लॉसेज होते हैं। और एडी करंट लॉस कौन सा होता है? एडी करंट लॉस वो होते हैं कि सपोज कीजिए ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारी फ्लक्स लिंकेज हो रही है, तो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होने की बजाय आपकी ट्रांसफार्मर की आउटर बॉडी से लिंक हो जाए, कोर के अदर पार्ट से लिंक हो जाए, तो उनमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एडी करंट लॉस। अब दूसरा आता है हमारा कॉपर लॉस, या आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं हमें, क्योंकि कॉपर लॉस ओमिक रेसिस्टेंस की वजह से होता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में। ये बात याद रखने की है कि ये लॉस हमेशा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में होता है ओमिक रेसिस्टेंस की वजह से। और कॉपर लॉस जो है वो कि प्रोपोर्शनल होता है, मतलब C इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब कॉपर लॉस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हमारा कॉपर लॉस भी बढ़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा करंट कब बढ़ेगा? जब हमारा लोड कनेक्टेड होगा, और ये हमारा करंट लोड पे डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, कॉपर लॉस इंक्रीज होगा करंट के साथ, और करंट किस पे डिपेंड करता है? हमारा लोड पे। तो कॉपर लॉस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लोड के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 75 टू 85% तक रहती है, क्योंकि इसमें कोई रोटेशनरी पार्ट नहीं होता। और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की हमारी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू वायर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा ये वाला एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर का काम में आता है, और इसके लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स हम यूज करते हैं, जिनकी वाइंडिंग ऑयल इमर्ज होती है और जिनमें कंजर्वेटर, बकल्स, रिले, ये सब इंस्टॉल होता है। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफार्मर विद मल्टीपल सेकेंडरी इज यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन रिसीवर्स। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 220 वोल्टेज नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर था। थर्ड है इसका ये वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर्स, वोल्टेज रेगुलेटर, इन सब में भी प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ये आज हमने बेसिक ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू पढ़ा है। आई होप आप ये ओवरव्यू को अपने दिमाग में रखेंगे, और आपको आगे कहीं समझाना पड़ा तो आप आसानी से समझा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है सीखने को। तो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में बाकी के टॉपिक्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर टाइप, शेल टाइप, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर का क्या यूज है, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या यूज है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। I hope you all like this video. If you like this video, give a thumbs up and also share it with your friends, and also subscribe my channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. Thank you.